जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 10 जुलाई के आसपास एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें बहुत सारे मल्टी स्टोरेज फ्लैट्स थे, विला थे, इंडिपेंडेंट हाउसेस थे, जिसका एप्लीकेशन 17 जुलाई 2023 को स्टार्ट हुआ था। और जो एप्लीकेशन 31 अगस्त 2023 शाम को 5 बजे तक जो स्कीम ओपन रहेगी। इसमें अप्लाई करने से पहले मैंने कई सारी वीडियोस बनाई थी, तो लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि हमको मिलेगा, अगर हमको पसंद नहीं आया तो सरेंडर करना है तो क्या होगा, जैसे हमारी प्रोसेसिंग फीस कितनी है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो अमाउंट रहेगा वो उसमें एडजस्ट होगा कि नहीं होगा, फ्लैट को हम सेल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये रजिस्ट्री है ये लीज है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने एक आज अथेंटिक वीडियो बनाई है, जो कि जो अथॉरिटी की वेबसाइट से ही मैंने ब्रशर को डाउनलोड किया है, ताकि इसमें बिल्कुल भी डाउट ना रहे, सारी चीज़ें क्लियर रहें, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। क्योंकि देखिए, आप लोग जब किसी फ्लैट को या इंडिपेंडेंट हाउस को अप्लाई करेंगे, तो आपकी अपनी मेहनत की कमाई है। तो उसको अप्लाई करने से पहले आपको उसके बैकग्राउंड में जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, ये स्कीम 10 जुलाई को लॉन्च हुई थी। इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है वो 17 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, और जो एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है वो 31 अगस्त शाम को 5 बजे तक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इसमें आगे लिखा हुआ है, ये सब तो मैं बता ही दिया आपको। हाँ, अभी स्टार्ट करते हैं। अदर चार्जेस। इसमें जब मैं इसको गो थ्रू किया तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मिली। जैसा कि इंडिपेंडेंट हाउसेज में क्या था कि कौन, अगर आपका चौड़ी रोड पे है या पार्क फेसिंग था, तो उसमें 5% पीएलसी लग रही थी। सेम हमारी जो फ्लैट्स हैं, इसमें भी इन्होंने क्या किया है, अगर आपको फर्स्ट फ्लोर से लेके 6 फ्लोर तक आपने एप्लीकेशन डाली है किसी फ्लोर पे फ्लैट की, तो आपको 100 रुपीज पर स्क्वायर फुट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड लोकेशन चार्जेस। 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट एडिशनल देना पड़ेगा यदि आप फर्स्ट फ्लोर से लेके 6 फ्लोर तक कोई फ्लैट अप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या है कि जो हमारी सोसाइटी है, 1 साल तो ये अथॉरिटी वाले इसको मेंटेन करेंगे एज यूजल। उसके बाद एक आरडब्ल्यूए बन जाएगी, और आरडब्ल्यूए उसको मेंटेन करेगी फॉर फर्स्ट ईयर द मेंटेनेंस। आपको अलॉटमेंट के समय मेंटेनेंस के लिए एक लमसम अमाउंट देना पड़ेगा, जो कि 1 BHK के लिए 1 लाख रुपए है। अगर 2 BHK आपने लिया है तो आपको करीब 1.5 लाख रुपए, और यदि 3 BHK आपने लिया है तो आपको 2.5 लाख रुपए एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ मेंटेनेंस। अभी देखिए आगे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें क्या है, जो आपका एप्लीकेशन है, डायरेक्ट एप्लीके ये बोलता है अलॉटमेंट कैसे होगा। डायरेक्ट अलॉटमेंट इन केस ऑफ सिंगल एप्लीकेंट फॉर पर्टिकुलर मल्टी स्टोरी फ्लैट। अगर आपने तीसरे माले का कोई 35 नंबर फ्लैट अप्लाई किया है और उसमें किसी और ने बिड नहीं लगाई है, तो वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। यदि उसी फ्लैट पे 3 4 या एक से अधिक बोलियां लगी हैं, तो उसको ये ड्रॉ के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएंगे। अभी इन्होंने एक चीज आगे और क्लियर की है, जब मैंने पूरा ब्रोशर पढ़ा था तो देखा था, इसमें 3 टाइप के पेमेंट ऑप्शन हैं। पहला पेमेंट ऑप्शन है कि आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट 10% देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन। 10% तो आपने दे दिया। उसके बाद जब आपका फ्लैट आ जाता है तो आपको फ्लैट एक ऑप्शन चुनना पड़ता है। देर इज 3 टाइप ऑप्शन, 3 टाइप के ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। जो ऑप्शन 1 है उसमें क्या है, आपको 30 दिन से 90 दिन के भीतर आपको बचा हुआ पूरा पेमेंट करना पड़ेगा एक मुश्त। ये ऑप्शन 1 है। 1 महीने तक 50% पेमेंट, और बाकी 30 से 90 दिनों के अंदर आपको पूरा पेमेंट 100% पेमेंट करना पड़ेगा। ये ऑप्शन 1 है। सॉरी, ऑप्शन 1 है आपको विद इन 90 डेज पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। जो ऑप्शन 2 है उसमें क्या है, 50% पेमेंट आपको विद इन 60 डेज ऑफ अलॉटमेंट करना पड़ेगा, और जो 60 दिन के अंदर, 60 दिन तक आपको 50%, जिसमें कि ऑलरेडी जो आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो एडजस्टेबल है। बाकी जो आपका बचा हुआ 50% अमाउंट बचा, वो आपको आने वाले 2 सालों में 4 हैफरली इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा। मतलब कि 2 साल में 4 छमाही होती हैं, तो आने वाले 2 सालों में आपको बचा हुआ 50% अमाउंट देना पड़ेगा। जो ऑप्शन 3 है
उसमें आपको 30% विद इन 45 डेज देना पड़ेगा अलॉटमेंट, एंड जो बचा हुआ 70% पैसा है आपका, वो आपको आने वाले 4 सालों में 8 छमाही में देना पड़ेगा। तो एक दोस्तों एक बात और है जो मैंने ये बात शुरू की थी, जैसे मान लिया आपके लिए आपने किसी फ्लैट को अप्लाई किया, 2 या 3 लोगों ने अप्लाई किया है, और किसी ने सपोज ऑप्शन 1 चुना है और उसी फ्लैट पे किसी और ने ऑप्शन 2 चुन के अप्लाई किया है, तो इन्होंने साफ साफ क्लियर किया है कि ये ऑप्शन 1 को प्रेफर करेंगे। अगर किसी ने ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 चुने हुए हैं तो ये ऑप्शन 2 वाले को प्रेफर करेंगे। आगे इसमें लिखा हुआ है जो आपकी प्रोसेसिंग फीस है वो 500 रुपए है, जो कि टोटली नॉन रिफंडेबल है। किसी भी सूरत में आपको ये 5,000 रुपए जो प्रोसेसिंग फीस है वापस नहीं होगी। अभी रजिस्ट्रेशन मनी की बात करते हैं। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको लगभग 10% ऑफ टोटल प्रीमियम, जो आपका फ्लैट का प्रीमियम है उसका 10% आपको देना पड़ेगा थ्रू नेट बैंकिंग और पेमेंट गेटवे, जो आजकल जैसे यूपीआई चलते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के ऑप्शंस होते हैं, उसके थ्रू। कैश में कुछ भी लेन देन नहीं होगा। अब मैंने आपको ऑप्शन को लॉस क्लियर कर दिए। 3 टाइप के ऑप्शन पेमेंट है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है मॉर्गेज परमिशन, 1000 रुपए आपको मॉर्गेज के नाम पे देने पड़ेंगे। कोलेटरल सिक्योरिटी के नाम पे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, और ये अमाउंट भी नॉन रिफंडेबल है। अभी देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, जो ये फ्लैट, मैं भी इवन मैं डाउट में था, मुझे लग रहा था ये फ्लैट हम खरीद रहे हैं, ये हम खरीद नहीं रहे हैं, ये 90 साल की लीज पे हैं। आपकी ओनरशिप सिर्फ 90 साल की रहेगी, मतलब कि आपके और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बीच 90 साल का एक अनुबंध, एक बॉन्ड डीड बोलते हैं इसको, बोलते हैं लीज डीड, वो रहेगी 90 साल की। 90 साल के लिए आपको इसकी ओनरशिप मिल जाएगी। और जो लीज रेंट है ये देखिए एज पर क्लॉज नंबर B4 सेक्शन 2, वो आपको मैं आगे बताऊंगा, और एग्जीक्यूशन ऑफ लीज डीड वो B1 to 6 सेक्शन 2 में आएगा। तो ये बात बहुत ध्यान से सुने कि आप फ्लैट खरीदने नहीं जा रहे हैं, आप एक लीज पे फ्लैट लेने जा रहे हैं, जिस लीज का टेन्योर, समय, जो अंतराल है 90 साल का अनुबंध होगा आपके और अथॉरिटी के बीच में। अभी देखिए इंस्ट्रक्शंस में बोलते हैं अथॉरिटी मतलब क्या है, ये तो जनरल इंस्ट्रक्शंस है गवर्नमेंट, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है दोस्तों, आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, और दूसरा आपको अथॉरिटी की स्कीम की तरफ से पहले कभी कोई रेजिडेंशियल प्लॉट, विला, फ्लैट नहीं मिला होना चाहिए। जैसा कि अगर आज ये स्कीम मैंने आपको बताया था, ये ज़्यादातर जो फ्लैट्स हैं इंडिपेंडेंट विलाज हैं, ये कोई नए नहीं है, ये बहुत पुरानी स्कीम्स हैं, कोई 2016 की है, कोई 2018 की है, और समय के साथ साथ इसको बार बार रीलॉन्च किया जा रहा है। ये 2021 में भी ये स्कीम आई थी जो फ्लैट्स हैं 2 BHK, और अभी ये 2021 में इसका जो 55 लाख का भी फ्लैट है वो उस समय लगभग 49 लाख के आसपास था। तो अगर आपको उस समय आप लोगों ने इसको लिया हुआ है, आपको अथॉरिटी की तरफ से आपको कोई ऑलरेडी फ्लैट रेजिडेंशियल विला मिला है, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। आगे देखिए इसमें रिजर्वेशन भी है। जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है उसकी तरफ से जो फंक्शनल इंस्टीट्यूट्स हैं 17.5% फ्लैट्स उनके लिए रिजर्व्ड हैं। जो फार्मर्स हैं, जिन किसान हैं जिनकी जमीनें गई हैं, 17.5% उनके लिए रिजर्व है। जो फंक्शनल कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट्स हैं 10% उनके लिए रिजर्व हैं। जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के एम्प्लॉयज हैं 5% फ्लैट उनके लिए रिजर्व हैं। तो मतलब कि लगभग 50% फ्लैट जो हो गए वो ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं, जिसमें एक जनरल व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकता। अब जो ये 50% फ्लैट रिजर्व हैं, इसमें 18% जो फ्लैट हैं दैट इज रिजर्व फॉर SC/ST एप्लीकेंट्स, मतलब जो 50% रिजर्व थे उसमें 18% फिर से SC/ST के लिए रिजर्व हैं। बाकी जो बचा दूसरा 50% बचा, उसमें भी 3% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। तो दोस्तों अप्लाई करने से पहले आपको ये सारे रूल्स रेगुलेशन और टर्म्स एंड कंडीशन जानना बहुत जरूरी है। अभी ये बोलता है एलिजिबिलिटी तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, ये चीज़ें तो ज़्यादा आपके काम की नहीं है, क्योंकि अगर मैं सारी वीडियो एक्चुअली अगर मैं पढ़ने को मैं ये सारा कुछ आपको बता सकता हूँ, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो वीडियो पर बहुत लंबी हो जाएगी, जिसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए मैंने इसको अवॉइड किया है। अब हम आते हैं, ये फार्मर कंडीशंस हैं। एलिजिबिलिटी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एम्प्लॉय, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। अभी हम पहुंचते हैं हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। एक स्कैंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसका पिक्सल साइज 100 बाई 100 होना चाहिए, आपके पास वो अवेलेबल होनी चाहिए।
एक स्कैंड कॉपी ऑफ एफिडेविट प्रो फॉर्मेट डिपिक्टेड इन पोर्टल। ऑलरेडी पोर्टल की ये वेबसाइट पे पोर्टल पे एक फॉर्मेट है एफिडेविट का, आपको उसमें एफिडेविट बनवा के स्कैन करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी भी वकील से एक एफिडेविट बनवा लें, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसी में आपको फॉर्मेट में एफिडेविट बनवाना है। तीसरा लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट एक दिखाना होगा, जैसा कि आप आधार कार्ड दिखा सकते हैं, आप पहचान पत्र दिखा सकते हैं, कोई भी नेशनलिटी ऑफ इंडिया की नेशनलिटी को शो करने के लिए। अब स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले आपको अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जो कि ये वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ www.greaternoidaauthority.in करके जो वेबसाइट है, आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको मल्टी स्टोरी फ्लैट में जाके एप्लीकेंट कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको पेमेंट प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था, पेमेंट प्लान 3 टाइप के हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। यहाँ पे वो आपसे पेमेंट प्लान सबसे पहले ही पूछ लेगा। उसके बाद आपको अपना रेजिडेंशियल एरिया डिजायर्ड फ्लैट जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आफ्टर सिलेक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी फ्लैट आप फ्लैट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करना पड़ेगा। फिर आपके पास एक ऑनलाइन एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, वो आपको फ्यूचर के लिए संभाल के रखना पड़ेगा। ध्यान रहे दोस्तों, जो आपकी प्रोसेसिंग फीस है वो किसी भी हाल में रिफंडेबल नहीं है, लेकिन जो आप रजिस्ट्रेशन फीस लगभग जो 10% मनी है आपकी, वो आपको अगर ड्रॉ में फ्लैट आता है तो आपकी वो 10% मनी आपकी एडजस्टेबल है उस फ्लैट की कीमत में। आगे देखिए दोस्तों, लैंग्वेज लिखा हुआ है साफ साफ, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए अब ये उत्तर प्रदेश है जहाँ पे योगी बाबा जी हैं, हमारे मोदी जी हैं, हिंदी को प्रमोट करते हैं, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ भैया कि द कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर दिस स्कीम शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब क्या कर सकते हैं, बस ये हिंदी की बातें सिर्फ 14 सितंबर हिंदी दिवस के लिए रखी जाती हैं, बाकी हर जगह अंग्रेजी ही चल रही है। तो एप्लीकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें एप्लीकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में एलिजिबिलिटी मतलब ये सारी एप्लीकेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब वो अपना नेशनलिटी शो करेगा, सारा अमाउंट जो है वो टाइम पे देगा नहीं देगा। तो इनके पास सारे मेनली इन्होंने साफ साफ लिख दिया है। देखिए जो ऑप्शन 2 था वो वाली डिपेंड के 50+50 वाला, ये 30+70 वाला ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 1 है। और अगर कुछ भी मिसबिहेव होता है या कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सारे राइट्स रिजर्व रखे हैं अपने पास। वैसे तो इन्होंने लिखा है नो एक्सटेंशन ऑफ रिगार्डिंग द पीरियड टू बी अलाउड फॉर द डिपॉजिट ऑफ अलॉटमेंट मनी, कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। अंडर स्पेशल सरकमस्टांसेस जो अथॉरिटी का सीईओ है वो ऑथराइज है एक्सटेंशन देने के लिए। अभी जो पेमेंट ऑप्शन है दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, बार बार ये देख लीजिए, 3 टाइप के ऑप्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए बार इन्होंने भी बार बार दिखाया है इसको। मोड ऑफ पेमेंट मैंने आपको बताया था कि नेट बैंकिंग या थ्रू पेमेंट गेटवे जो होता है आजकल उसके थ्रू पेमेंट लेंगे ये लोग किसी भी टाइप का। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 3% वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से देखिए। एज इज वेयर इज वेसेज द मल्टी स्टोरी फ्लैट 4 स्टोरी फ्लैट विल बी एक्सेप्टेड अनकंडीशनली बाय द अलॉटी ऑन एज इज वेयर इज वेसेज ऑन लीज फॉर अ पीरियड ऑफ 90 ईयर। मतलब भाई साहब जैसा है फ्लैट वैसा ही आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कल को आप बोलो कि भैया अलमारी का शीशा टूटा हुआ है, मिरर नहीं है, कि इसमें तो अलमारी का गेट नहीं है, मैं इसकी बालकनी की रेलिंग हिल रही है, उस चीज के लिए अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हालांकि वो अपनी तरीके से फ्लैट अच्छे बना के दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी है कि एज इज वेयर इज, जो जैसा जहां पे है वैसा ही देना पड़ेगा। आप कल को बोलो कि मेरे को रंगाई पुताई करके दो, ना भाई ना, जैसा है ये वैसा ही देंगे। हाँ, जो अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट है, सपोर्ट आपने कोई फ्लैट अप्लाई किया और आपको नहीं मिलता है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो आपको रिफंड हो जाएगा। सो इस बात से दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत रहें। सेक्शन 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लीज की कंडीशंस हैं इसको जानना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखें। देखिए पहली बात तो ये है कि आपकी और अथॉरिटी के बीच एक लीज का बॉन्ड बनेगा जो कि 90 साल के लिए होगा। ये लीज अलॉटी इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द लीज डीड टेक द फिजिकल पोजीशन विद इन 60 डेज। आपको जो अलॉटमेंट होगा 60 दिन के अंदर आपको ये लीज डीड एग्जीक्यूट करना पड़ेगी। जो अलॉटी से जो स्टैंप ड्यूटी वगैरह है वो सारा पैसा अलॉटी को देना पड़ेगा। अगर जो अलॉटी है इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एग्जीक्यूट द लीज डीड टेकिंग और पोजीशन allotment में कैंसिल्ड एंड इंटायर अमाउंट डिपॉजिटेड
विद GNI DA वुड बी फॉरफिटेड। अगर आपने लीज डीड जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसमें ये सब फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं की, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है 10% वो पूरा का पूरा अथॉरिटी के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा, आपको एक सिंगल पैसा भी वापस नहीं होगा। तो ध्यान रखें, समय का बहुत ध्यान रखें, जो टाइमलाइन दी हुई है उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो इन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखी है, फिर देखिए फिर से लिखा हुआ है पीरियड ऑफ लीज 90 ईयर, 90 साल का अनुबंध होगा आपका इनके बीच में। जो भी डॉक्यूमेंट चार्जेस हैं वो सारे आपको बेहन करने पड़ेंगे। लीज रेंट, लीज रेंट इन्होंने क्या लिखा था, अलॉटमेंट ऑफ मल्टी लमसम रेट ऑफ 10% प्रीमियम ऑफ प्लॉट। जो 10% प्रीमियम वो इनका लीज रेंट को डिसाइड होगा। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट उन्होंने दिया था, लीज रेंट सेल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीज एट द रेट ऑफ 50%। 50% जो लीज रेंट आपका जो भी अभी लीज रेंट चल रहा है, हर 10 साल बाद 50% वो इंक्रीज हो जाएगा। सपोज अभी आपका लीज रेंट 50,000 रुपए है, तो वो 10 साल बाद 75,000 रुपए जाने लगेगा। लोकेशन चार्जेस, ये स्टार्टिंग में भी लिखा था इन्होंने, दोबारा यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉम फर्स्ट टू 6th फ्लोर, अगर आप पहले से 6ठे माले तक कोई फ्लैट अप्लाई करेंगे तो आपको 100 रुपए स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एज द नेम ऑफ लोकेशन चार्जेस। पोजीशन तो ठीक है, वेरिएशन ऑफ सरेंडर। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जरूरी ध्यान से सुने। अभी यहाँ पे आप सरेंडर ऑफ अलॉटमेंट, द अलॉटी लीज कैन सरेंडर द प्रीमिसेस इन फेवर ऑफ GNI DA। अगर आपको मतलब ये अलॉटमेंट में फ्लैट मिलता है और आप उसको लेना नहीं चाह रहे हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, तो इन केस ऑफ सरेंडर आफ्टर अलॉटमेंट लॉट विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ अलॉटमेंट, अगर आपको मिला और मिलने के 30 दिन के अंदर, मतलब एक महीने के अंदर आपने सरेंडर कर दिया, तब तो आपका 10% रजिस्ट्रेशन फीस काट के बाकी पैसा वापस हो जाएगा। सपोज आपने 55 लाख वाला 2 BHK अप्लाई किया था और आपने उसको सरेंडर कर दिया, तो आपका 10% अमाउंट बना लगभग 5.5 लाख रुपए, और उसका फिर 10% जो बना वो बना लगभग 55,000 रुपए। तो मतलब लगभग 4,95,000 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन इसमें भी कंडीशंस हैं। इन केस ऑफ सरेंडर आफ्टर 30 डेज, आपने 30 दिन एक महीने के बाद सरेंडर किया और आपने ऑप्शन 1 चुना हुआ था, ऑप्शन 1 अगर चुना हुआ था, 30 दिन से ज्यादा लिए और 90 दिन के अंदर आपने सरेंडर किया, तो आपका 50% ऑफ द रजिस्ट्रेशन मनी सेल बी फॉरफिटेड। मतलब आपका आधा पैसा, मतलब कि जो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था 2 BHK डीलक्स वाला 55 लाख, मतलब उसका 10% 5.5 लाख रुपए जो रजिस्ट्रेशन फीस गई थी, उसका आधा ढाई करीब 2,75,000 रुपए आपका काट लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा इन केस ऑफ सरेंडर। अभी देखिए, और दूसरा उसने क्या बोला, अगर आपने एक महीने के बाद और 2 महीने के बीच में, 1 से 2 महीने के बीच में विद इन 60 डेज ऑफ अलॉटमेंट, और ऑप्शन 2 आपने चूज किया हुआ है, तो भी आपका 50%। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि अगर आपने 45 डेज ऑफ अलॉटमेंट फॉर ऑप्शन 3, एक महीना ले लिया और एक महीने से 45 डेढ़ महीने के अंदर 35वें दिन, 40वें दिन, 44वें दिन, 45 मतलब 30 से 45 दिन के बीच के अंदर अगर आपने इसको सरेंडर किया, तो भी आपका 50% पैसा काट लिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पसंद आ रही है चीज, तो समय से सरेंडर करना भी बहुत जरूरी है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखें, नेग्लिजेंसी में ये चीज मिस्टेक्स हो जाती हैं इन जनरल, इसीलिए मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ। इन केस ऑफ सरेंडर बिफोर लीज डीड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, अगर आपने लीज डीड नहीं किया अलॉटमेंट डेट और लीज डीड की एक तारीख के बीच में, तब आपका उस केस में 25% टोटल प्रीमियम का काट लिया जाएगा, बाकी पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन केस ऑफ सरेंडर। और देखिए ये 5 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ सरेंडर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ लीज डीड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, इंटायर डिपॉजिटेड मनी शैल बी फॉरफिटेड। मतलब अगर आपने एक बार आपको अलॉटमेंट हो गया और आपने उसके बाद सरेंडर करते हैं, लीज अलॉटमेंट भी हो गया, आपने लीज डीड मतलब जो अनुबंध आपके और अथॉरिटी के बीच में वो भी आपने कर लिया है, तो जो भी आपका 10% अमाउंट है, जो भी अमाउंट गया है, वो पूरा का पूरा जब्त हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी प्रकार से अपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट को वापस नहीं ले सकते हैं, साफ साफ इन्होंने क्लियर कर दिया है। मेंटेनेंस वगैरह का तो सर ये तो छोटी छोटी बातें हैं। ट्रांसफर, अभी देखिए ट्रांसफर पॉलिसीज क्या है। वैसे तो देखिए पहली बात तो, अगर कोई ट्रांसफर सैलरी परमिटेड ओनली आफ्टर द लीज डीड, सबसे पहले आपको लीज डीड की अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के बाद आपको लीज डीड की फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि ट्रांसफर बोलता है कि परमिटेड ओनली आफ्टर लीज डीड ऑफ मल्टी स्टोरीज, एक तो जो भी ट्रांसफर होगा वो अलॉटमेंट और लीज डीड की फॉर्मेलिटी के बाद ही होगा। द केसेस वेयर कैंसिलेशन, अगर कैंसिलेशन आपका इफेक्ट में चल रहा है, सपोज कोई आपकी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई, तो ट्रांसफर नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर शैल बी रिसीव्ड
थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड ट्रांसफर एप्लीकेशन। ऑलरेडी एक ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्मेट है इनका, अवेलेबल है अथॉरिटी की वेबसाइट पे या बैंक पे, अवेलेबल फ्रॉम द कंसर्ट अथराइज बैंक और डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट GNIDA। तो यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन प्रॉपर फॉर्मेट मिलेगा, उसके थ्रू ही एप्लीकेशन ट्रांसफर होगा आपका, मतलब जो आपका अलॉटमेंट है। अगर आप किसी को सरेंडर करना चाह रहे हैं, अपने भाई को, भतीजे को, चाचा को, किसी को भी, तो उसके लिए भी अथॉरिटी के थ्रू ही रूट करना पड़ेगा आपको। द ट्रांसफर एप्लीकेशन शुड बी ड्यूली फिल्ड, ठीक है, ठीक है। ये फॉर्मेट छोटी छोटी बातें हैं। अभी आते हैं अभी देखिए, ये पॉइंट नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिसयूज एंड एडिशन अल्ट्रेशन। इसमें क्या कहता है, इसमें अथॉरिटी हमसे क्या कह रही है, अथॉरिटी का कहना है कि अलॉटी लीज सेल नॉट यूज द अलॉटी मटेरियल फॉर एनी पर्पज अदर देन रेजिडेंशियल। सपोज आपको फ्लैट मिला, आपने सोचा मैं इसमें पब बना लूं, बार बना लूं, मैं डांस क्लासेस खोल लूं, मैं जिम बना लूं, आप किसी भी रेजिडेंशियल के अलावा पर्पज में उसको यूज नहीं कर सकते, आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। क्या आपने सोचा मुझे 2 BHK मिला है, मैं 1 BHK के 2 फ्लैट बना दूं, इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब किसी भी तरह का आप अल्ट्रेशन, मिसयूज ये सब कर नहीं सकते, अदरवाइज आपको अथॉरिटी की तरफ से पनिशमेंट दिया जाएगा, या फिर जो भी उनका रूल्स के हिसाब से आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। In case of violation of any regulation, direction if not compoundable could not be rectified by authority, incurred in carrying out such work will be required from allotee। अगर कुछ ऐसा आपने अल्ट्रेशन कर दिया जो कि दोबारा नहीं बन सकता, तो उसका जो भी जुर्माना है वो सारा अलॉटी से भरवाया जाएगा। सारी चीजें इन्होंने क्लियर कर दी है यहाँ पे, ठीक है। अलॉटमेंट, अभी अलॉटमेंट क्या है, अलॉटमेंट बीइंग ऑब्टेन्ड थ्रू मिस, ठीक है, कैंसिलेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, आई होप आपको अभी तक सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे डाउट्स होंगे जो अब तक आपको नहीं बताते, जो अब धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। रजिस्टर, ठीक है। तो ये मतलब दोस्तों आपने देख ही लिया कि इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आप ना तो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बेच नहीं सकते, कुछ उसमें अल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो आप एक बार प्लीज़ वीडियो को अच्छी तरह देख लीजिए, और वीडियो से ज़्यादा आप एक बार फ्रेशर को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए आप आपकी मेहनत की कमाई है। तो जो आपका ये ब्रशर है, ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। स्कीम कोड का नाम है BHS 17/LOF 04। आप इस एप्लीकेशन करने से पहले एक बार अच्छे से ब्रशर को गो थ्रू कर लीजिए, सारी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिए। ऐसा ना हो कि आप एक बार एप्लीकेशन करने के बाद में पछताएं। दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं। बाकी जय हिंद दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।